Hello everyone, and today again we have with us Patel sir, and good evening Patel sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. लास्ट जो पॉडकास्ट किया था आपके साथ सर, वो बच्चों को काफी पसंद आया और कुछ बच्चों ने रिव्यूज भी दिए हैं कि आफ्टर डूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये चारों जो पॉडकास्ट में हमने पॉड में 4 सीरीज 4 अलग अलग सेशंस किए थे, तो AS 10 और इंडिया 16 करने के बाद में जब वो चारों सेशंस देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड हमारा थरो हो जाता है. एंड सर, वी वुड लाइक टू डू सम डिस्कशन ऑन वन मोर accounting standard which is common for CA Inter as well as CA Final, and it is also asset based accounting standard. CA Inter में AS 28 है और CA Final में it is India's 36, impairment of assets. और सर, हमारे डिस्कशन में impairment of assets की बात भी हुई थी. आपने impairment के लिए तभी बस यही बोला था कि impairment is reduction, that is depreciation other than reasons of depreciation. It is reduction in value of asset other than reasons which is therefore depreciation, like passage and usage, passage of time and usage of asset. So sir, अब जो डिस्कशन हम शुरू करेंगे that is on India's 36 and AS 28 on impairment of assets. और सर, इस पे भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स बनेंगे एंड स्टूडेंट्स दे रियली एंजॉय. एंजॉय का मतलब है, एंजॉयमेंट भी 2 तरीके का होता है. और यहाँ पे एक्चुअली वो लोग जब भी स्टैंडर्ड करते हैं और उसके बाद हम पॉड सीरीज देखते हैं तो उनको इतनी क्लैरिटी आती है. और उनके आपको मैं मैसेज चाहिए तो एक सेशन में मैसेज भी मैं डिस्प्ले पे रखूंगा कि बच्चे क्या क्या आपके लिए बोलते हैं. सर, इम्पेयरमेंट के लिए first, what do you mean by impairment? What is impairment? The standard has for the first time brought this concept. Otherwise, before the accounting standards, AS as well as Ind AS, there was nothing like impairment anywhere found. But standard says that impairment means the asset has become weak. Asset किसी वजह से दुबला हो गया है. अच्छा. Weakening of asset is impairment. That is the basic definition of it. सर, वीकनिंग ऑफ एसेट का मतलब एसेट बीमार हो गया. एसेट बीमार हो गया. Yes. बीमार हो गया. Okay. एसेट बीमार हो गया. And then they define that when will the asset be considered to be impaired. Okay. तो एकदम बुकिश लैंग्वेज में बोले तो when WDV is more than the recoverable amount. WDV is more than recoverable amount. Then the asset is said to be impaired. I would personally like to define it the other way around. When recoverable amount is less than the WDV. Sir, I am also comfortable with this. आप जो बोले ना. After all, we are talking about the further reduction of asset. सर, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. अगर इस तरीके से बोला जाए कि बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट कम है, बुक्स में जो वैल्यू है उसकी रिकवरेबल अमाउंट उससे भी कम है, तो इम्पेयरमेंट है. इट्स बेटर टर्म रादर देन सेइंग WDV इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट. इन शॉर्ट, उसकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है. WDV इज नथिंग बट द बुक वैल्यू. अच्छा सर, जब इम्पेयरमेंट होता है तो इम्पेयरमेंट में जो बुक वैल्यू होती है, ये बुक वैल्यू कैसे लेनी है? बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? बुक वैल्यू इज आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर पास्ट इम्पेयरमेंट. आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड पास्ट नहीं, हम पहले फर्स्ट इम्पेयरमेंट की बात करते हैं. फर्स्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन. आफ्टर डेप्रिसिएशन मींस करंट डेप्रिसिएशन चार्ज करके. लेट्स सपोज माय कॉस्ट ऑफ एसेट इज 10,000 एंड माय टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 2,000. सो आज मेरे बुक्स में उसकी वैल्यू है 8,000. वो बुक वैल्यू मानी जाएगी. और फिर उसके बाद में हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे और रिकवरेबल अमाउंट ढूंढेंगे. सर, रिकवरेबल अमाउंट अगर 8,000 बुक्स में वैल्यू है, रिकवरेबल अमाउंट अगर 6,000 हुई, देन 2,000 इज इम्पेयरमेंट लॉस. यस. सर, इम्पेयरमेंट लॉस भी डेप्रिसिएशन के तरह ही हम बुक करेंगे? यस. द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम. खाली डेप्रिसिएशन के जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे इम्पेयरमेंट. Yes. That means
हाँ impairment loss account debit to allowance for impairment, to provision for depreciation के जैसा, to हाँ, provision for impairment. या लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट करूं डायरेक्ट एक बार। Yes, वो yes, yes. अलाउंस में हमेशा अवॉइड करता हूं मैं, Hmm, ट्राई करता हूं कि प्रोविजन को अवॉइड करूं, वो hmm, बच्चा कर लेगा अपने आप। सो hmm. लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, जिस तरीके से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और पीएनएल में डेबिट Yes, करते हैं, सेम yes, तरीके से। yes, अच्छा yes. सर, और एक चीज है इसमें कि जब भी हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हो तो ये बोला जाता है रिकवरेबल अमाउंट। Hmm, सर ये रिकवरेबल अमाउंट में hmm. दो चीजें बोली हुई है, Yes. व्हाट इज दैट सर? Recoverable amount. Now the word is only saying how much money we can earn or we can recover from the asset. यस सर। So as per the meaning of this word, recoverable amount is the amount which we can receive, which we can earn either by using the asset or by selling the asset. अच्छा, That means if we sell the asset, we will get the selling price, the net fair value less cost to sell. ओके सर। And if we use the asset, then by using the asset, we are going to earn profits, which they call it as cash inflow, कैश cash profit, कैश इनफ्लो। cash inflow. So this is how they have defined that recoverable amount is the amount which we can recover either by way of selling the asset or by way of using the asset. बट सर यहाँ पे, अच्छा ये दोनों में कौन सी वैल्यू कंसीडर Hmm. करनी चाहिए? Now the standard says that recoverable amount is defined as higher of the two values. Higher of the net fair value और value in use. Value in use means asset use करके जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका आज का वैल्यू. ये So दोनों वैल्यू इन यूज और नेट फेयर वैल्यू दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी। higher value, yes, yes. सर स्टैंडर्ड तो ये मीन्स ये तो वैल्यूएशन का तरीका हो गया ना, हायर वैल्यू। Hmm, 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 तो hmm. आर वी डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ एसेट? Now this is where I also feel, हाँ see, standard कहाँ पे फंस गया है इस तरह बोलने के लिए, because they have used the word recoverable amount. They are हाँ, saying that you compare WDV with the recoverable amount, and if recoverable amount happens to be less, then the asset is impaired. यस Now, सर, if you go by the literal meaning of the word recoverable amount, then it means how much money you are going to recover from the asset. और यस एसेट से पैसा रिकवर करने के दो तरीके होते हैं. या तो एसेट बेच के मैं पैसा रिकवर कर सकता हूं, या तो मैं एसेट यूज करके उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाता हूं, दैट इज अ वे आई कैन रिकवर. यस सर। So because they have used the word recoverable amount, the standard has no choice but to speak this. कि recoverable amount is either net fair value or value in use. यानी एसेट बेच के मुझे कितना पैसा मिलेगा नेट, दैट इज वॉट एवर आई विल गेट ग्रॉस माइनस कॉस्ट टू सेल. या मैं एसेट यूज करूं तो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट्स मिलेगा, और वो फ्यूचर प्रॉफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज. And then the standard says higher of the two. Now, the standard doesn't give any reason why higher of the two, but what they imply is anybody will put the asset to that use which is more beneficial for them. यानी अगर एसेट बेच के मुझे ज्यादा पैसा मिलता है, तो हाँ, मैं फ्यूचर में एसेट यूज करने को क्यों रखूं? मैं एसेट बेच के ही आज पैसा गड़ी कर लेता हूं. करेक्ट करेक्ट। और अगर एसेट यूज करके मैं जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाला हूं उसका प्रेजेंट वैल्यू इज मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट, देन माइट एज वेल आई यूज द एसेट. ओके। तो दिस इज हाउ द डिस्कशन इज गॉन. हालांकि स्टैंडर्ड ने कोई ऐसा रीजन नहीं बताया है, बेसिस ऑफ कंक्लूजन में भी इसके बारे में कोई रीजंस नहीं है, बट इट इज इम्प्लाइड that we will use the asset the way it is most profitable, most beneficial to us. So ओके, if selling the asset is more beneficial, I might as well sell it. Or if using the asset is more beneficial, I might as well use it. But most of the times, value in use will be more than the net fair value. ओके। वैल्यू इन Means because asset का मतलब ही है anything which is bought for using. यस, अगर मुझे एसेट बेचना ही प्रॉफिटेबल है और अगर मैं एसेट बेच देता हूं, तो एटलीस्ट फॉर दैट एसेट द गोइंग कंसर्न इज ओनली नॉट अप्लाइड. फिर यस तो वी आर नॉट कंटिन्यूइंग द बिजनेस, वी आर ऑलमोस्ट लाइक क्लोजिंग डाउन. एसेट बेचना तो इज ऑलमोस्ट लाइक क्लोजिंग डाउन.
सर इसमें हमेशा मैं जब ये स्टैंडर्ड से डील करता हूँ, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, सीए फाइनल पढ़ाते समय और इंटर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते समय, तो एक्चुअली स्पीकिंग मैं यहाँ पे दिक्कत यही आती है कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, मैं बोलता हूँ कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट मेरे भी थॉट प्रोसेस में यही है कि एसेट का बीमार होना। हम्म और बीमार जब हम होते हैं तो हम हमारी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाते हैं। हम्म जब फुल एफिशिएंसी पे एसेट काम नहीं कर पाएगा तो उसका उसका कैश इनफ्लो, हम्म अर्निंग जो है वो फॉल होनी चालू हो जाएगी। हम्म जब एसेट से इनकम फॉल होनी चालू हो जाएगी तो मैं चेक करूंगा भाई क्या हो गया मेरे एसेट को, और पता चलेगा एसेट बीमार है। एसेट बीमार है तब जाके मैं इम्पेयरमेंट का टेस्ट करूंगा। जब भी हम बीमार होते हैं, जब हम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाते, तभी हम डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराते हैं ना कि हम बीमार बराबर हैं। बराबर तो ये बराबर। जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू का जो टंटा है, ये थोड़ा सा तकलीफ देता है। सर यस, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके अंदर? मेरा जो मेरा मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जब तक नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में से वैल्यू इन यूज इज हायर टिल द टाइम, टिल दैट टाइम देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। because let the standard say higher of the two, and mostly value in use only will be higher, हाँ हाँ। because let us assume कि जैसे ही हम लोग एसेट वर्ड यूज करते हैं अपने मन में पहला ख्याल ये आता है कि आई वांट टू यूज इट, यस। एसेट इज नॉट मेंट फॉर सेल, फिर तो वो ऑलमोस्ट इन्वेंट्री जैसा हो गया। वैसे भी तो इम्पेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है, ये टेंजेबल इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स पे ही होता है। यस प्रॉपर्टी यस, प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजेबल, इन शॉर्ट लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। long lived asset, the asset which is held for use हाँ। rather than for sale in the normal course. यस सर, यस सर। तो मेरे हिसाब से तो the standard should do away with the word recoverable amount. They should simply say compare the book value with the value in use. विद द वैल्यू Straight इन यूज। with the ओके। value in use. Or even if they use the word recoverable amount, they should define recoverable amount as value in use. एज वैल्यू इन यूज। सर As आपने एक value बार in use. डिस्कशन में आ रहा था, आपने बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग में ये Hmm. काफी Yes, प्रॉब्लम क्रिएट yes. करता है। अभी अभी देखो, let us ये डिस्कशन में we will discuss about land and building, property separately and other assets separately. हाँ अभी लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के इफ यू टॉक अबाउट मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, हाँ सेल फोन, व्हीकल, अगर इसमें मुझे फेयर वैल्यू ज्यादा आता है और वैल्यू इन यूज कम आता है, हाँ तो मैं सोचूंगा नहीं कि भाई फेयर वैल्यू ज्यादा आता है ना तो बेच दो और ज्यादा पैसा गड़ी कर लो, हाँ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट बहुत मिलते रहते हैं। करेक्ट सर। तो अगर बेच के मुझे ज्यादा पैसा मिलता है तो मैं यूज करने को क्यों जाऊं, मैं उसको बेच देता हूं। हाँ हाँ। बट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फेयर वैल्यू विल नेवर बी मोर, ऑलवेज वैल्यू इन यूज विल बी मोर, यस सर, यस सर। क्योंकि वो एसेट हम हमारे बिजनेस सेटअप में यूज कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। यस सर। सेकंड हैंड एसेट मार्केट में बेचने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बराबर। और अगर ज्यादा मिल रहा है तो मैं बेचने के लिए सोचूंगा नहीं, मैं बेच दूंगा। भेज आई दूंगा। विल नॉट हैव एनी इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर इट। यस सर। बट प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन यू आर टेस्टिंग बिल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर इम्पेयरमेंट। हम्म। और प्रॉपर्टी में मुझे लगता है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज, there are chances that fair value can be higher and value in use can be lesser. यस सर, यस सर। क्योंकि अपना बिजनेस स्पेशली अगर जनरेशन टू जनरेशन से चलता आ रहा है, हाँ हाँ। तो हो सकता है कि करंट जनरेशन पे बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बराबर। बट फिर भी हमारा पुराना पुश्तैनी बिजनेस है इसलिए हम चला रहे हैं, और हम्म हमारे पास ओनरशिप प्रॉपर्टी है, एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हम्म। the market price of the land and building will always be on the higher side. यस सर। So just because the market price of the land and building is higher and value in use is less, and if you take higher of the two, and if you take market value as the recoverable amount, then you are providing less impairment. यानी ओके। you are providing impairment minus upward revaluation. ओ। अगर वैल्यू इन यूज लेके हम जो इम्पेयरमेंट प्रोवाइड कर सकते थे, हाँ हाँ ग्रॉस हाँ। इम्पेयरमेंट, ग्रॉस इम्पेयरमेंट का लॉस माइनस अपवर्ड रिवैल्यूएशन का गेन, यू आर प्रोवाइडिंग नेट इम्पेयरमेंट।
ये मेरे हिसाब से इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। हम्म। जो स्टैंडर्ड में हम वो फॉलो कर रहे हैं, बट ये दिक्कत है जो सब टीचर्स को आती होगी, और स्टूडेंट्स इतना नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते, बिकॉज वो तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। बट ये टीचर्स को भी प्रॉब्लम आती होगी। सो जो टीचर्स भी देख रहे हैं, सो आप आपके व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं। काफी सब टीचर्स भी हमारे पॉड्स देखते हैं, तो अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं ताकि हमको और थोड़ा सा सजेशंस मिले। तो आई ऑलवेज फील हाँ। दैट द बुक वैल्यू शुड बी कंपेयर्ड विथ वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज अगर कम है तो प्रोवाइड इम्पेयरमेंट, हाँ। and now the value in use is going to become the new book value. यस। And now this new book value you compare with the fair value, the revalued figure, and provide for the upward or downward revaluation if you are following revaluation model. यस। Maybe करेक्ट। standard ये कहना चाहता है indirectly कि impairment loss, I am stressing on the word loss, impairment loss and revaluation gain both should not be there at one point of time. माइट बी। बट मेरे हिसाब से ये लॉस और गेन, even if it is there at the same point of time, there is no problem to it because the loss is on account of one thing and the gain is altogether on account of another thing. राइट। Then all the more the two layers should be shown separately in accounting. ऐसा मेरा मानना है। ओके। नहीं, करेक्ट सर। सर ये जो रिकवरेबल अमाउंट का डिस्कशन है, हम्म। रिकवरेबल अमाउंट के बाद में जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन पे जाएंगे, आई होप अभी इससे ज्यादा हम लोग और क्या डिस्कशन करें, क्योंकि स्टैंडर्ड में आई डोंट से दे नीड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड, बट थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ, मे बी उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी। हाँ। हाँ। I only think that they don't want the impairment loss and revaluation surplus both at the same point of time. राइट। That might be the only reason why they have made the rule that recoverable amount should be higher of the net fair value and value in use. करेक्ट। Otherwise, the recoverable amount should be value in use only. राइट सर। सो अभी तक जो अपन ने डिस्कशन किया वो यही किया कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स वी आर डिस्कसिंग, एंड इम्पेयरमेंट दो ही एसेट्स पे होता है, दैट इज टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। ऑल अदर एसेट्स आर एक्सक्लूडेड, वो आउट ऑफ स्कोप में आ जाता है, दैट इज स्कोप्ड आउट फ्रॉम दिस। मे बी दूसरे एसेट्स पे भी इम्पेयरमेंट होता होगा बट सर इंडियस में, वो वेरी रेयर। हाँ, हाँ, नहीं, वो जो जैसे इन्वेंट्री पे कभी अगर डाउनवर्ड आता है हाँ, तो हाँ, AS2 में डील होता है। तो जो आज हमारा डिस्कशन है yes, AS28 और इंडियस 36, हम्म, इसमें बाकी स्टैंडर्ड्स नहीं लेते, वो स्कोप हम्म, आउट के लिस्ट में है। सो हम्म, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट व्हेन recoverable amount is lower than the book value. बराबर। And recoverable amount consists of two things. Number one is net fair value less cost of disposal, and हम्म, value in use. Net fair value we can get from recent market transactions, from active second hand market. So यहाँ से हम लोगों को net fair value मिल सकती है। और value in use is nothing but जो भी वो asset से हम लोग कैश इनफ्लो कमाएंगे, उसकी आज डिस्काउंटिंग करके आज की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, और ये दोनों में से विच एवर इज हायर शुड बी कंसिडर्ड एज रिकवरेबल अमाउंट। और ये जो रिकवरेबल अमाउंट है, सपोज 10,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 12,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000, 10,000 is my book value on the balance sheet date, and let's suppose I am testing the impairment on the balance sheet date. ठीक है। so impairment test वैसे कोई भी डेट को किया जा सकता है। so let's suppose I am testing on balance sheet date, book value is 10,000 and recoverable amount higher of value in use or net fair value is 8,000. so that is the recoverable amount, और 2,000 का impairment loss है, less from asset and profit and loss में मैंने provision create कर दिया। और आगे के लिए अब ये 8,000 जो है that is my revised book value, yes, that's revised carrying amount। अच्छा सर, कब इम्पेयरमेंट का टेस्ट करना चाहिए? मतलब सबसे बड़ा डिस्कशन यही है कि ये इम्पेयरमेंट का टेस्ट मेरे को बिगिनिंग ऑफ द ईयर करना चाहिए, क्वार्टरली करना चाहिए, हाफ ईयरली करना चाहिए, या एंड ऑफ द ईयर में करना चाहिए, और कब करना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन ये। see, first of all, depreciation should be provided every year यस। because depreciation is on account of wear and tear and effluxion of time. यस। effluxion of time तो होता ही है,
हाँ Now सर, it's a convention that we provide depreciation at the end of the year. हाँ वैसे सर, तो एसेट हम थ्रू आउट द ईयर यूज करते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर इट इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड, यस सर, but it's a tradition that we record depreciation at the end of the year. एंड ऑफ द ईयर। Now depreciation you have to provide every year, हम्म। but impairment should be provided only if there are indicators for it. That means ओके, providing impairment is not a regular feature every year. अच्छा। It's like as you said a few minutes early कि भाई हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमारे बीमार होने के हमें सिम्टम्स लगते हैं कि बराबर। भाई पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ तो हाँ। वी आर सस्पेक्टिंग दैट माई हेल्थ इज नॉट नॉर्मल, देन ओनली आई विल गो टू अ डॉक्टर. So similarly, only if we are suspecting, if there are symptoms कि भाई मेरा एसेट बीमार हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, हम्म। then only I will test the asset for impairment. See, इसका सिंपल रीजन ये है कि इम्पेयरमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ इज नॉट अ वेरी इजी एक्सरसाइज. हाँ हाँ। इम्पेयरमेंट के लिए जो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स. अब ये एसेट यूज करके मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कितना कमाने वाला हूं, दैट मीन्स देर विल बी सम स्टेटिस्टिकल मेथड्स which will be हम्म। applied to estimate the future profits. यस सर। And the standard has clearly said that these future profits should be estimated with reasonable level of accuracy. ओहो। They have used some strict words. यानी it is not just ऐसा हवा में तुक्का मारना कि I will earn so much profit. By some हाँ। proper statistical methods, you have to calculate, you have to reason out. Those future cash profits which are estimated should be reasonably accurate. और सर। And they have even used the meaning of the word reasonable. कि reasonable does not mean approximate या लगभग. हम्म। Reasonable means what you can reason out. कि तुमने इतना प्रॉफिट होगा ऐसा क्यों सोचा, उसका हाँ। बराबर रीजनिंग निकल के आना चाहिए वो मेथोडोलॉजी में. यानी करेक्ट। मे बी ऑल दिस वी डोंट give so much importance when we are solving the problem from exam point of view, यस सर। because the estimated future profits are given and ऑलवेज we just गिवन। multiply by present value factor and get the present value. यस सर। But main thing is estimating the future profits, that should be done with reasonable level of accuracy. हम्म। तो ये फ्यूचर प्रॉफिट्स एस्टिमेट करना विथ रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी बहुत मगजमारी वाला काम है. सो कंपनीज आर नॉट गोइंग टू डू दिस एवरी ईयर. ओनली इफ देर आर सिम्टम्स, ओनली इफ देर आर इंडिकेटर्स कि भाई एसेट बीमार होने के सिम्टम्स लगते हैं, हाँ हाँ। then only you are going to test the asset for impairment, not every year. सर इवन ये भी बोला जाता है कि रिलायबल एस्टिमेट 5 इयर्स का ही होता है। Yes, yes, ये भी Right. स्टैंडर्ड ने बोला है कि हाँ। you can predict future mostly only for the coming 5 years. 5 इयर्स And if the life of the asset is more than मोर। that, then thereafter you can apply constant trend or reducing trend. हाँ हाँ। और क्योंकि इवन सैल्वेज वैल्यू लिया जा सकता है एसेट का फिर। नहीं, दे सपोज इफ द लाइफ ऑफ द एसेट इज बियॉन्ड दैट, हाँ। बियॉन्ड तो बियॉन्ड दैट। हाँ, तो you want to predict the profits of the years more than 5 years. हाँ You हाँ। want to predict till the end of the life of the asset, then you can do it. But then you have to apply the percentage of constant trend or reducing trend. ओके। यानी जो मेरा 5th ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, हाँ लेट मी हाँ। एज्यूम दैट 6th ईयर ऑलमोस्ट सेम आएगा, बट 7th 8th ईयर से वो प्रॉफिट रिड्यूस होना चालू होगा, अच्छा। फॉर द सिंपल रीजन कि मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स विल कम इन. If our business is profitable, then we are going to automatically invite new competition. And because of that, my profits will go down in the distant future. अच्छा, अगर एस्टिमेट करना है तो अदरवाइज सर मेरे मेरे को एक ये थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड कराते हैं तो 5 इयर्स के आगे वो सैल्वेज वैल्यू दे देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 5 साल के बाद क्योंकि रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता है, तो वो एसेट की सैल्वेज वैल्यू देके वहां पे रोक देते हैं कि आगे को और एस्टिमेट नहीं करना पड़े। एंड एज यू हाँ, सेड, ठीक है. अगर एस्टिमेट करेंगे देन इट शुड बी ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड, कि डाउनवर्ड. कंपटीटर्स आके हमारा शेयर ले जाएंगे। सो हमारा यस, डेफिनेटली मार्केट शेयर रिड्यूस होने वाला है। रिड्यूस हो जाएगा. सर ये जो बीमारी के जो लक्षण है, इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स है, हम्म, इसमें भी दो डिवीजन किया हुआ है। एक तो है इंटरनल हाँ, इंडिकेशन। यस, इंटरनल इंडिकेशन इज डैमेज और रफ यूज। अगर एसेट डिफेक्टिव हो जाता है, डैमेज हो जाता है, रफ यूज हो रहा है, तो उससे कैश इनफ्लो कम आना चालू हो जाता है।
yes. जो मेन डिस्कशन है सर, ये जो एक्सटर्नल इंडिकेशंस है, कि एक्सटर्नल इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल इंडिकेशन में अगर मार्केट में देर इज इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हाँ। तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स विच आई विल कैलकुलेट, उस द प्रेजेंट वैल्यू का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, हाँ। इफ आई टेक इट एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम्म। मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा, तो मेरा वैल्यू इन यूज कम आ जाएगा। एक मिनट है बच्चों। आपकी 100 रुपीज है ना, फ्यूचर वैल्यू है। अगर इंटरेस्ट का रेट 10% है तो प्रेजेंट वैल्यू 90 आ रहा है। हम्म। और अगर इंटरेस्ट का रेट आपका 15% हो गया तो प्रेजेंट वैल्यू 85 हो जाएगी। ये समझ में करेक्ट। आया कि वैल्यू इन यूज कैसे रिड्यूस हुई? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। अगर फ्यूचर में आपके वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी 100 है, डिस्काउंटिंग रेट, इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है, देन प्रेजेंट वैल्यू इज 90। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, 15% हो गई, तो योर प्रेजेंट वैल्यू विल बी 85। सो दैट्स हाउ द वैल्यू इन यूज इज रिड्यूसिंग। तो सबसे पहला इंडिकेटर, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो दैट इज एन इंडिकेशन कि इम्पेयरमेंट टेस्ट होना चाहिए एसेट्स का। यस Yes. सर। And I think they, at inter-CA level, they are doing capital budgeting and they are calculating IRR. So हाँ। they know that when you discount the profits at a higher rate, the हाँ NPV reduces. और अपने को वो डिस्काउंटिंग रेट वहां तक हाई लेके जाने का है जब एनपीवी जीरो हो जाएगा, एंड दैट रेट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर, वो सो आई थिंक आपके सीए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सर वो आपके स्टूडेंट्स को मालूम है, सबको नहीं मालूम है। so higher the rate of discounting, हाँ। the present value figure, the value in use figure will be less. So ओके। that is how the asset gets impaired. यानी मार्केट में इन्फ्लेशन है, हाँ। यानी सिंपल कि मेरे फ्यूचर प्रॉफिट्स में अगर इंटरेस्ट एलिमेंट ज्यादा इंक्लूडेड है, तो द प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रेजेंट वैल्यू इज दैट मच लेस, टुडेज यस वैल्यू इज दैट मच लेस। Yes, sir, that is one indicator. Or what will be the other reason? The Some reasons, sir. the other reasons are decrease in the market value of the asset and of the shares of the company, both. अच्छा सर, ये जो डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना, आ, इसमें रीजंस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, सर, हो सकता अगर है मोस्ट। नॉर्मल प्राइस लेवल ही, जनरल प्राइस लेवल ही रिड्यूस हो, तो फिर तो सर ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, फिर इम्पेयरमेंट कैसे होगा? नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि market value of the asset has gone down means the asset has got impaired. We are talking about indicators. These are still इंडिकेटर्स। indicators. So अच्छा। after we feel that there are indicators, we are going to compute net fair value and value in use and everything. We are only अच्छा। talking of indicators. So that's okay. कि अगर मेरे एसेट का मार्केट वैल्यू अगर डाउन गया है, तो हो सकता है कि वो एसेट यूज करके मैं प्रॉफिट कमाऊं, वो भी डाउन जाने का चांसेस है। दैट हाँ। इज हाउ आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट इट, नहीं, लूजली कोरिलेटिंग। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ये स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जब स्टैंडर्ड की रीडिंग करते हैं अलग अलग जगह से, तो उसमें ये एग्जाम्पल दे रखा है कि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कोई मैंने कार परचेज की है और कंपनी ने सेम कार का नया मॉडल लॉन्च कर दिया। तो जो मैंने कार परचेज की है, अब उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन से ज्यादा डिक्लाइन हो गई। सो दैट्स बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नया वर्जन आ गया तो पुराने वर्जन की वैल्यू मोर देन डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गई। सेम वे फॉर एग्जांपल आईफोन, अगर आईफोन परचेज किया है और आईफोन ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, तो पुराने मॉडल की प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। सो दिस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब मैं थोड़ा एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, कि अगर एक्सटर्नल इंडिकेशन में एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन से ज्यादा डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो वो जनरल प्राइस लेवल रिड्यूस होना नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसको हम लोग इम्पेयरमेंट में ले सकते हैं। कैन वी गो बाय दिस वे एक्यूरेटली? नो। No, we are talking about indicators ना, means अच्छा। these are the indicators, that's all. अच्छा। ओके। यानी हम अब जैसे कि डॉक्टर के पास जाने के पहले कैसे अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं कि हाँ। समथिंग इज रॉन्ग इन माय बॉडी, ना व्हाट इट कैन बी, वो हम हाँ। लोग ही सोच रहे हैं, बट असलियत तो बाद में डॉक्टर ही बताएगा ना। तो हाँ, क्यों? बाद में असलियत तो तभी निकलेगी व्हेन वी विल एक्चुअली कैलकुलेट नेट फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज।
यस सर मैं यानी को लेट मी टेल हाँ यू, ऐसा हो सकता है, अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, कि हाँ देयर वर इंडिकेटर्स फॉर इम्पेयरमेंट, बट व्हेन वी टेस्टेड द एसेट फॉर इम्पेयरमेंट द एसेट वाज नॉट फाउंड टू बी इम्पेयर्ड। ऐसा हो सकता है। अच्छा मतलब अगर एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल, मैं इसको फिर से को रिलेट कर रहा हूँ हम्म। कि एसेट की वैल्यू अगर डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेट सपोज मैंने एक मशीन परचेज की और वो मशीन की नया नया मॉडल लॉन्च हो गया। तो अब वो पुरानी मशीन से जो आउटपुट मेरे को मिलने वाला है, लोगों को वो नहीं चाहिए। लोगों को न्यू मशीन्स के आउटपुट चाहिए, माइट भी ज्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते होंगे। तो वो एसेट यूज ही कम होना चालू हो जाएगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। जैसे यस पहले यस। जेरोक्स मशीन सिर्फ ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट में ही आती थी। फिर प्रिंटिंग जेरोक्स आने लगी कि जेरोक्स से हम लोग कलर कलर प्रिंटिंग भी करने लगे, कलर कलर जेरोक्स भी आने लगे। और लगभग लगभग प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। सपोज नॉर्मल जेरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स, आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल ₹2। प्रिंटेड वो कलर प्रिंटिंग जेरोक्स, कलर प्रिंटेड अगर जेरोक्स कराएं तो माइट भी ₹3, ₹1 ₹2 का फर्क। तो अब कोई भी आएगा बोलेगा मेरे को तो कलर जेरोक्स का ही प्रिंट आउट चाहिए। तो जो मेरी मशीन है उससे उसको यूज करना ही कम हो गया, तो उससे इनफ्लो कम आना चालू हो गया। सो आई एम जस्ट को रिलेटिंग कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से इस तरीके से एसेट इम्पैक्ट हो सकता है कि उसकी हो सकता है। वैल्यू इन यूज कम हो जाए। क्योंकि बट कैश, वी आर स्टिल सेइंग हो सकता है, हाँ होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। यस, वो हम फिर बाद में टेस्ट करेंगे कि टेस्ट करेंगे। एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल रीजन से हम्म। हमारा कैश इनफ्लो कम हुआ है क्या, कम हुआ कि नहीं, यस। कम वो हुआ है कम क्या। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। यस यस यस, कि लोग बोले नहीं भाई, ₹2 तो ₹2, हम लोग यही हम्म। जेरोक्स से करेंगे। तो हम्म। इवन दो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिसके वजह से मेरे एसेट का प्राइस, रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन, इट्स डिक्लाइन इज मोर देन डेप्रिसिएशन, बट स्टिल कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो, सेम है। यानी फेयर वैल्यू हैज गॉन डाउन बट वैल्यू इन यूज माइट बी हायर। यस यस, तो देन इट इज नॉट इम्पैक्ट, देन इट इज नॉट इम्पेयर्ड। बट इट्स एन इंडिकेटर। चलिए, कितनी बार क्या होता है ना, आई टेल यू, जो बहुत बड़े डॉक्टर और बहुत ऑनेस्ट डॉक्टर, उसके पास हम जाते हैं कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, ये है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है। हाँ जाते हैं, वो टेस्ट करता है अपने को और बोलता है कुछ नहीं, तुमको सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है, डोंट वरी, तुमको हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं है। करेक्ट यानी करेक्ट। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द डॉक्टर ना, कि इतना बड़ा डॉक्टर भी है और इतना ऑनेस्ट डॉक्टर भी है। हाँ हाँ वी वर सस्पेक्टिंग दैट वी आर इम्पेयर्ड, बट हाँ। एक्चुअली वी वर नॉट। ऐसा हो सकता है। बच्चों ये बड़ा डिस्कशन है क्योंकि सब लोग है ना बहुत रिजिड है इस चीजों में कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया तो इम्पेयरमेंट हो गया। नहीं, ये डिस्कशन इसीलिए हम लोग इतना खींच रहे हैं। मैं बार बार उस चीज पे जा रहा हूं ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी रहे माइंड में कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के वजह से वो एक इंडिकेटर है, बट वो इंडिकेटर के बाद में जाके टेस्ट करना पड़ेगा। यस। टेस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है आपकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू कम हुई है, बट एसेट का जो वैल्यू इन यूज। कैश इनफ्लो, वैल्यू इन यूज, जो इनकम जनरेशन कैपेसिटी है वो सेम है। देन इट इज नॉट इम्पेयरमेंट, देन इट इज नॉट। देन इट इज नॉट इम्पेयरमेंट। सो यही रीजन है हम इस ये पॉइंट को इतना स्ट्रेच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर सब काफी रिजिड है कि रीजन फॉर इम्पेयरमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज रीजन फॉर इम्पेयरमेंट। अरे नहीं, दैट्स एन इंडिकेटर फॉर दैट्स एन इम्पेयरमेंट। इंडिकेटर, यस। अच्छा सर, एक ये लीगल रिस्ट्रिक्शन भी होता है कुछ। अच्छा एक मिनट, लीगल रिस्ट्रिक्शन पे बाद में आते हैं। आपने बोला था वैल्यू ऑफ एसेट गॉन डाउन एज वेल एंड एज शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर हैज गॉन डाउन ऑफ दैट वैल्यू ऑफ कंपनी। शेयर्स गॉन डाउन। सब जरा फोकस करेंगे ना, वैल्यू ऑफ शेयर्स गॉन डाउन किस तरीके से। भी वैल्यू ऑफ शेयर गॉन डाउन मींस, वो स्टैंडर्ड का जो बुकिश लैंग्वेज है वो तो बहुत डेडली है। हाँ, इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट इज मोर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, यस। वापस उधर भी मोर पे वो लोग ध्यान देते हैं। हाँ, इनफैक्ट आई वुड से वी शुड से मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द एसेट। मार्केट बिकॉज जब हम एसेट कैपिटलाइजेशन। को इंपेयर करने की बात करते हैं तो लेस करने की बात करो। इफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट, में एग्जैक्ट वर्डिंग बोलता हूं, इफ हाँ बुक वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाँ, देन द एसेट इट इज मे बी ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस पर शेयर। ये तो देन। कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सर। यानी व्हाट, इसमें हाँ, सिंपल ये देखने का कि वी हैव द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यस सर। राइट नाउ माय बैलेंस शीट इज टैलीड। हम्म नाउ
the book value of the share is share capital plus reserve. Yes, sir. If the market value of the share is lesser than the book value of the share, यानी market price is lesser than share capital at nominal value plus reserve. Yes. और इमेजिन करो कि टेम्पररीली हम बैलेंस शीट में से शेयर कैपिटल एट नॉमिनल वैल्यू और रिजर्व्स निकाल रहे हैं, बराबर है, तो और उसके जगह पे शेयर कैपिटल का मार्केट प्राइस सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हाँ, एंड इफ दैट मार्केट प्राइस इज लेस, और अभी अगर मुझे बैलेंस शीट टैली करना है तो मुझे एसेट साइड पे एसेट को भी कम करना पड़ेगा. कम करना पड़ेगा, कम करना दिस पड़ेगा. इज द इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट. ओके. अगेन द सेम थिंग कि जस्ट बिकॉज मेरे शेयर का मार्केट वैल्यू डाउन हो गया तो जरूरी नहीं है कि द एसेट इज इम्पेयर्ड. दिस इज एन इंडिकेटर दैट द एसेट इज इम्पेयर्ड. इंडिकेटर है कि एसेट इम्पेयर्ड है. इन शॉर्ट नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो गई. नेट नेट एसेट्स एसेट्स में की वैल्यू एसेट्स कम. एसेट्स तो यस. है ही, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई. अच्छा सर, ये सब इंटरनल पर्पस के लिए हो गया ना, क्योंकि आज बैलेंस शीट में तो मैं बुक वैल्यू दिखाऊंगा. एक ये भी जनरल बच्चे का डाउट है कि सर मेरे को एक बार एक बच्चे ने पूछ लिया था, सर आप बोल रहे हो कि मार्केट प्राइस, तो हम बैलेंस शीट में का मार्केट प्राइस शो करते हैं. सो नहीं दिस नहीं. इज जस्ट फॉर अप्लाइंग इंडिया स्टैटिस्टिक्स और AS20 है कि सर एक बार अगर ये मेरा इंडिकेटर हो गया, एंड नाउ इफ आई टेस्ट द एसेट फॉर इम्पेयरमेंट एंड इफ आई फाइंड दैट द एसेट इज इम्पेयर्ड, तो आई विल लेस द इम्पेयरमेंट लॉस फ्रॉम द एसेट एंड आई विल चार्ज इट टू पीएनएल. PNL. पीएनएल में से प्रॉफिट उतना कम हो गया और वो कम प्रॉफिट रिजर्व्स में आएगा, तो मेरा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कम हो गया ना. Ultimately, my owner's fund will reduce. My net अल्टीमेटली माय worth, ओनर्स फंड्स विल रिड्यूस एंड माय एसेट विल रिड्यूस. asset will reduce. नहीं, एक बार बच्चे ने मेरे को पूछा था कि सर हम तो बैलेंस शीट में नॉमिनल वैल्यू शो करते हैं, शेयर तो कैपिटल नॉमिनल वैल्यू, लेकिन हाँ, रिजर्व में तो ऊपर नीचे हो सकता है ना. रिजर्व्स ऊपर नीचे हो सकता है. सर एक इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर में लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, जैसे कई बार लाइसेंस फॉर माइनिंग गवर्नमेंट के तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ऑन यूसेज ऑफ सम प्रॉपर्टीज भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो वो लीगल रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो इंडिकेटर फॉर इम्पेयरमेंट. एंड हाउ? हो सकता है, हो सकता है दैट वे. तो दैट दीज आर ऑल फिर गोइंग इनटू द प्रैक्टिकल डिटेल्स, यू नो. हाँ हाँ. तो अगर लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी हो तो हम लोग सर मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ लीगल रिस्ट्रिक्शन. लीगल रिस्ट्रिक्शन में तो सर कैश इनफ्लो बंद ही हो जाता है. तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि लीगल रिस्ट्रिक्शन में तो देर इज नो कैश इनफ्लो, देर इज नो कैश इनफ्लो, देर इज नो एसेट कैन नॉट बी सोल्ड ऑल्सो, नो नेट फेयर वैल्यू. आज अगर मेरे एसेट के यूसेज पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो कैश इनफ्लो भी नहीं आएगा. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में वैल्यू इन यूज तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता हूं. और अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो लाइसेंस जैसी चीजें तो बिकेगी भी नहीं. हाँ, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए एक नेट फेयर वैल्यू हो सकती है, विच माइट बी लेस, बिकॉज पूरी दुनिया को पता चल गया अब ये लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गया है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बेसमेंट का क्लासरूम, कि बेसमेंट का क्लासरूम यूसेज पे एक्चुअली लीगल रिस्ट्रिक्शन है. तो अगर एक्चुअली गवर्नमेंट इस चीज पे स्ट्रिक्ट हो गई कि कोई भी गैदरिंग बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए बच्चों की, और यू कैन नॉट रन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन बेसमेंट, और मेरे पास बेसमेंट का क्लासरूम है, अब मैं बेचने जाऊंगा तो सबको पता है कि लीगल रिस्ट्रिक्शन है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी. वो एक रीजन मेरे को समझ में आता है. बाकी लाइसेंस वगैरह के केस में तो मेरे को यही नहीं समझता है कि वाई लीगल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि खत्म ही हो गया ये केस में, तो जीरो हो जाएगा. ये जीरो हो जाएगा. दैट मींस द एसेट इज फुल्ली इम्पेयर्ड. फुल्ली इम्पेयर्ड, इट विल बी जीरो. फुल्ली ओके. इम्पेयर्ड. अच्छा. और ये आपने जो बेसमेंट का जो प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया, हाँ, उसमें देयर माइट बी लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ गैदरिंग, बट आई कैन ऑलवेज यूज बेसमेंट प्रॉपर्टी फॉर सम अदर रीजन. अच्छा. तो वहां पे भी मेरा फेयर वैल्यू कैन बी एज पर द हाईएस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल यूज. जो हम वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड में करते हैं. हाँ, फेयर वैल्यू के स्टैंडर्ड में करते हैं, तो ओके. उतना फेयर वैल्यू लेके यू कैन प्रोवाइड द इम्पेयरमेंट. ओके. सर ये स्टैंडर्ड पे थोड़ा छोटे छोटे सीरीज बनाएंगे. जैसे आज के सेशन में हमने डिस्कशन किया व्हाट इज इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ tangible and intangible fixed assets due to reasons other than depreciation. एंड रिडक्शन किस तरीके से कैलकुलेट होगा? जो भी डेप्रिसिएशन के बाद बुक वैल्यू होगी उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया जाएगा, और जो भी डाउन फ्लोर फर्दर रिडक्शन आएगा
लेस फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट। और ये जो रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज हायर ऑफ नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। नेट फेयर वैल्यू इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, एंड फेयर वैल्यू हमको रिसेंट मार्केट ट्रांजैक्शन से मिलेंगे, और फिर या एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट से भी मिल सकता है अगर एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट है तो। और वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, वो एसेट को यूज करके जो हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। और ये डिस्कशन हुआ है कि 5 साल का रिलायबल एस्टिमेट है, उसके बाद अगर एस्टिमेट करना है तो डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, अदरवाइज हम सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट ले सकते हैं। वी कैन गो फॉर। यहाँ पे एक पॉइंट है कि द डिस्काउंटिंग शुड बी डन एट अ रेट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। बिकॉज इम्पेयरमेंट लॉस इज प्रोवाइडेड बिफोर टैक्स। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। हाँ, वो ठीक है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट में मेनली, मतलब इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन के लिए तो वही आएगी। बट बिफोर टैक्स। कैपिटल बजटिंग में वी टेक द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग आफ्टर टैक्स, हाँ, because there we are finding out how much will be our net earning after tax, यस, but here it should be before tax, क्योंकि वो and इम्पेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट होगा, फिर डेबिट टैक्स होता है लगेगा, बिफोर टैक्स, इसलिए। फिर हाँ, and it should be pure rate of interest, यानी time value of money. It should not be with respect to the Sensex index or share market or Nifty index. वो rate of inflation, वो rate of ये नहीं चाहिए। ओके, ओके, It should be pure rate of interest, time value of money. ठीक है। एंड रिगार्डिंग वन मोर, आपका व्यू पॉइंट ये था कि रिकवरेबल अमाउंट शुड बी एक्चुअली वैल्यू इन यूज, ये हमारा व्यू पॉइंट है। वी डोंट गो अगेंस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट ये पटेल सर का व्यू है। काफी हमारा डिस्कशन भी हुआ था इस चीज पे कि नेट फेयर वैल्यू कई जगह पे दिक्कत देता है। सो इम्पेयरमेंट का मतलब मोस्टली वैल्यू इन यूज ही ज्यादा आता है, और अगर वैल्यू इन यूज ज्यादा आए तो नेट फेयर वैल्यू एक डमी फिगर के तरह हमारे पास पड़ा रहता है। बराबर। ठीक है, सो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दिस, नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, बट बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे वैल्यू इन यूज ही ज्यादा रहता है। सो दैट इज आवर रिकवरेबल अमाउंट। एंड रिगार्डिंग इंडिकेशंस, सर ने बताया है इंडिकेशंस कि एसेट बीमार, जब हम बीमार होते हैं तब हम जाके हमारा टेस्ट करवाते हैं कि हम बीमार हैं, और टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर बताता है एक्चुअली हम बीमार हैं या नहीं है, फिर हम लोगों को बताता है बीमार है या नहीं, लेकिन जब थोड़ी सी हमको लगती है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तब हम जाते हैं। सेम वे जब कुछ इंडिकेशंस मिले तब हम जाके टेस्ट करेंगे। जैसे एसेट का कैश इनफ्लो अगर कम हो गया है तो हम जाके चेक करेंगे एसेट में डैमेज तो नहीं है, लेबर रफ यूज तो नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज वन इंडिकेटर, उसको इंटरनल इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि जाके हम ही टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट में जो भी हमारा एसेट है उसका नया वर्जन लॉन्च हो गया, जिसके वजह से देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ आवर एसेट मोर देन डेप्रिसिएशन। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बाद में आ गया, नेक्स्ट वाज डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। उसके बाद में आ गया लीगल रेस्ट्रिक्शन। सर मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर गया ना? नहीं, legal restrictions, decline in the technological changes, legal restrictions, then fall market in value of the asset, market value of the share, and market increase in value। rate of interest. हाँ, market value of asset and market value of shares। so ये Fair. सब indicators है, बट फिर भी ये indicators है, जाके टेस्ट करना पड़ेगा एक्चुअली इनके वजह से इनकम जनरेशन कैपेसिटी कम हुई है क्या। अगर इनकम जनरेशन कैपेसिटी कम नहीं हुई है तो एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। नहीं हुआ। सर इसमें सीरीज ऑफ डिस्कशन होगा, जैसे आज के सेशन में सिर्फ इतना ही हमने रेस्ट्रिक्ट किया है कि इम्पेयरमेंट क्या होता है, उसका सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और बच्चों हम जानबूझ के ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजन वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नहीं जाते, आप डायरेक्टली अप्लाई कर लेना। काफी लोगों प्रोविजन को समझते नहीं है, इसलिए मैं लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट बोलना पसंद करता हूँ। बाकी लेस फ्रॉम एसेट में एक्यूमुलेटेड वो प्रोविजन माइनस होता है और P&L से वो प्रोविजन क्रिएट होता है। सो जब आप अप्लाई करोगे तो आप प्रॉपरली अप्लाई कर लोगे। और सर आज के सेशन में इम्पेयरमेंट क्या होता है वो डिस्कशन हो गया, और इम्पेयरमेंट की सिंपल अकाउंटिंग हो गई, और रीजंस रिकवरेबल अमाउंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट,
and reasons of impairment, that is indicators of impairment. सर अगले सेशन में impairment के स्टैंडर्ड में और डिस्कशन करना चाहेंगे, दैट इज impairment of group of asset. आज का जो डिस्कशन था वो इंडिविजुअल एसेट पे था, impairment of group of assets, और सर सबसे बड़ा डिस्कशन हाउ टू फॉर्म दैट ग्रुप, हाउ टू आइडेंटिफाई वो जो ग्रुप ऑफ एसेट को बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट्स, हम बोलते हैं सीजीयूस। तो वो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीजीयूस, इस पे सर फोकस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और आपकी हमको एक्सपर्टीज चाहिए कि वो जो सीजीयू का फॉर्मेशन होता है ना, हाउ टू फॉर्म द सीजीयू, सीजीयू होता क्या है, ऑन व्हाट बेसिस वी विल फॉर्म इट, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, सीजीयू में एक एसेट अगर बीमार है तो सीजीयू का इंपेयरमेंट होगा या नहीं होगा, काफी सारे पॉइंट्स है इनफैक्ट। तो अगला जो सेशन होगा वो हम डिस्कशन ऑन इंपेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट सीजीयूस पे करेंगे। सर इट वाज वेरी हेल्दी डिस्कशन एंड सर बच्चों को इससे काफी बेनिफिट होगा। एंड स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव बीन वाचिंग अस फ्रॉम दिस विल बी आवर 5th सेशन। लास्ट 4 सेशंस हुए हैं और सबने पटेल सर के एक्सपर्टीज से फायदा लिया है। सो यू कमेंट योर डाउट्स ताकि हम हमारे आगे के सेशन में आपके डाउट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। और अगर आपको चाहिए कि हम आपका नाम लेके डिस्कशन करें तो वी कैन टेक योर नेम्स ऑल्सो। कभी कभी कुछ बच्चे बिना नाम के बोलते हैं कि हमारा नाम मत लेना, दैट्स ओके। और एक हमने व्हाट्सएप नंबर भी देके रखा है, तो आप डाउट सेशन ये व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कर सकते हो। आई विल शो दिस। So you can send your doubts on this number as well as that is 8850119203। अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट है, अभी इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड चल रहा है, सो इम्पेयरमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट होंगे तो आप हमको पोस्ट कर सकते हो और वी कैन डिस्कस ऑन दैट, वी कैन डिस्कस ऑन योर डाउट्स। एंड थैंक यू सर अगेन फॉर गिविंग अस expert knowledge, and in fact this is very valuable for all of us। and जैसे आज के डिस्कशन में जो इंडिकेशंस पे बात हुई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग। सो इंडिकेशन पे काफ़ी रिजिडिटी होती है, लेकिन वो इंडिकेटर है। हर बार डिस्कशन के बाद में मेरे को कुछ पंचलाइंस मिलती है, और वो आज के लिए पंचलाइन यही है, इंडिकेटर्स आर जस्ट इंडिकेटर्स। उसके बाद आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा और ये फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली एसेट इंपेयर्ड है या नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से एसेट की फेयर वैल्यू मोर देन डेप्रिसिएशन डिक्लाइन होगी, बट दैट डजंट मीन्स कि इंपेयरमेंट है। इंपेयरमेंट है या नहीं है उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा, और वहां पे फिर से वही बात आ जाएगी, वैल्यू इन यूज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। Yes. तो इंपेयरमेंट के लिए नेट फेयर वैल्यू इज जस्ट अ डमी फिगर, मेन इज वैल्यू इन यूज। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टुडेज सेशन, एंड वी विल